हेलो एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। अगर हम इस रिलेशनशिप की बात करें तो इसके अंदर दो इंडिविजुअल्स जो कि एडल्ट्स हैं, यानी 18 साल से उम्र की ज़्यादा के हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं विदाउट एनी मैरिज, यानी शादी किए बिना वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड अनलाइक मैरिज, इस रिलेशनशिप में आने के लिए आपको कोई भी सेरेमनी या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट जब ये रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो शादी की तरह कोई डिवोर्स नहीं होता है। लोग अपने अपने जो है ज़िंदगियों में खुश रहते हैं, अलग हो जाते हैं। ना तो साथ आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही अलग होने के लिए कोई डिवोर्स होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में इस तरीके की जो रिलेशनशिप्स हैं उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी हद तक मैरिज जैसा होता है, शादी जैसा होता है। तो जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्होंने कुछ राइट्स इन रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं उनको भी दिए हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं राइट्स के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि इसका इस समय क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, यानी लिव इन में रहना लीगल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्टेटस है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ये इवॉल्व हो रहा है। कई बार कोर्ट्स जो हैं वो इस तरीके के रिलेशनशिप को शादी की तरह देखते हैं, लेकिन कोई भी जो लॉ है वो एक्सप्लिसिटली लीगलाइज नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप को। पर जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो ग्रेजुअली रिकग्नाइज कर रहे हैं कुछ राइट्स को फॉर कपल्स इन सच रिलेशनशिप्स। इनफैक्ट कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर तो जो कोर्ट है उन्होंने इन रिलेशनशिप्स के अंदर इंटरवीन किया है और समझा है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है वो मैरिज की तरह है, और अगर वो मैरिज की तरह है तो उन कपल्स को जो है राइट है जो कि एक मैरिज के अंदर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जो लिव इन के अंदर रह रहा है लेकिन उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर मानेंगे। भले ही जो है वो शादीशुदा नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, वो एक लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जिस तरीके से लिव इन में रह रहे हैं या जितने टाइम से रह रहे हैं उसे हम शादी की तरह मान सकते हैं, मैरिज की तरह मान सकते हैं। तो उस केस में इस तरीके की कुछ राइट्स हैं वो मिलेंगे। यानी अगर फीमेल पार्टनर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट जो है केस कर सकती है। और ये अकेला राइट नहीं है जो कि इन कपल्स को मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे राइट्स जो हैं वो मिलते हैं, दोनों पार्टनर्स को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट राइट है राइट टू कोहैबिटेशन। तो अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका जो आर्टिकल 19(1)(e) है वो ये कहता है कि हम सबके पास राइट है कि हम इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी पार्ट में जाके जो है कोहैबिट कर सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि हम किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी सिटी में जाके जो है वहाँ पर रह सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी जो है ले रहे हो तो बहुत मुश्किल से जो है घर मिलता है। इनफैक्ट अगर मिल भी गया तो जो आस पड़ोस है, जो नेबरहुड है, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम ये मान सकते हैं कि जो लिव इन में रहते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको रेंटेड प्रॉपर्टीज़ आसानी से नहीं मिलती, जबकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सबके पास ये राइट है कि हम अगर कहीं भी रहना चाहें तो हम वो रह सकते हैं। तो ये राइट जो है उनके पास भी है जो इस रिलेशनशिप में है। और इस रिलेशनशिप में होते हुए अगर कोई वो घर खरीदना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं तो उन्हें इस पॉइंट पर जो है मना नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सेकेंड राइट है राइट टू लाइफ। तो ये जो राइट है इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 2018 के अंदर इन द केस ऑफ शफीन जहान वर्सेस अशोकन KM। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा आर्टिकल 21 है वो डील करता है विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इंडिया के अंदर सभी सिटीजन्स के पास ये राइट है और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि हम सबके पास ये राइट है कि हम डिसीजंस ले सकते हैं उन मैटर्स पर जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी पर्सनल हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था ये की पार्ट है ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21। तो अगर कोई भी दो एडल्ट्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं बिना किसी शादी के, बिना किसी सेरेमनी के, तो उनके पास ये राइट है। और साथ साथ दे आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी थ्रेट टू देयर लाइफ्स। यानी अगर वो साथ रह रहे हैं और इससे उनकी जान को कोई भी थ्रेट है तो उन्हें इस रिगार्ड में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनकी इस लिबर्टी पर, उनकी इस आज़ादी पे किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनका राइट है, उनकी पर्सनल हैप्पीनेस है। तो इसमें किसी और का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट राइट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो राइट्स मिलते हैं उनके बच्चों को, यानी लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे के क्या क्या राइट्स हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं तो जो भी बच्चा शादी से होता है यानी आफ्टर मैरिज जो बच्चा होता है वो भी लेजिटिमेट है, और जो लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा हो रहा है वो भी लेजिटिमेट है। तो ऐसे बच्चों का जो स्टेटस है वो सेम होता है एज दोज चिल्ड्रन हु आर बॉर्न आउट ऑफ वैलिड मैरिजेस। इनफैक्ट तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गातिया एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, ये स्टैब्लिश किया था कि वो बच्चे जो कि लिव इन रिलेशनशिप की वजह से बॉर्न हुए हैं उन्हें इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि शादी नहीं हुई थी उनके पेरेंट्स की इसलिए वो इलेजिटिमेट है। ये गलत है, उन्हें लेजिटिमेट ही माना जाएगा भले ही उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शादी नहीं की थी, वो लिव इन में रहते थे। और अगर हम इनहेरिटेंस लॉ की बात करें कि कौन सा लॉ उन पे एप्लीकेबल होगा, तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो जिस भी रिलीजन के हैं यानी जो भी पर्सनल लॉ उन पे एप्लीकेबल होगा तो वो ही राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो उन बच्चों को मिलेंगे, जो भी उनका पर्सनल लॉ होगा उसके हिसाब से उन पे एप्लीकेबल होगा। एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। तो ये जो सेक्शन 125 है ये रिलीजन से अलग है, पर्सनल लॉ से अलग है, ये एक सेक्युलर लॉ है जहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। देन द लास्ट राइट जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है ये प्रोटेक्ट करता है हर उस वुमेन को जो कि अपने पार्टनर के साथ रह रही है, वेदर वो मैरिज के अंदर रह रही है या विदाउट मैरिज के रह रही है, इट डजेंट मैटर, उस वुमेन को जो है ये लॉ एप्लीकेबल होगा अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स रहते हैं उनके पास कुछ राइट्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं जो कि एक मैरिज में मिलते हैं, और कोर्ट्स ने भी कई इंस्टेंसेस में इंटरवीन किया है और समझा है कि अगर ये रिलेशनशिप जो है एक मैरिज की तरह ही है तो उनके पास राइट्स भी वैसे होने चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह आया कि वो कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे जो कोर्ट है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक मैरिज की तरह है या नहीं। तो अब हम उन क्राइटेरियाज के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है ड्यूरेशन। सिर्फ अगर कोई एक वीकेंड के लिए साथ था या 1 वीक 2 वीक के लिए साथ था तो वो गलत है, उसे हम एक मैरिज नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई कुछ महीनों से साथ है, साल या 3-4 साल से साथ है, तो उसे हम एक मैरिज की तरह मान सकते हैं कि हाँ ये दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ इतने समय से रह रहे हैं, तो इसे हम शादी मान सकते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए, एक रात के लिए या वीकेंड के लिए कोई है साथ में या कुछ वीक्स के लिए है तो वो एक मैरिज नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि वो पब्लिक में कैसे सोशलाइज करते हैं। क्या वो जो कपल है, जो दोनों पार्टनर्स हैं, वो एक साथ पब्लिकली सोशलाइज करते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या दूसरे लोगों के साथ। तो अगर वो एज अ कपल सोशलाइज कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को हम एक मैरिज की तरह देख सकते हैं। इसके अलावा एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो कपल है जब वो उस रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो रहे थे उस टाइम पर उनकी एज क्या है। अगर वो 18 साल से उम्र की ज़्यादा के थे तभी ये मैरिज वाली चीज़ जो है वो आएगी। अगर वो एडल्ट्स नहीं थे, छोटे थे, 18 साल से कम की उम्र के थे, तो उस केस में उस तरीके के रिलेशनशिप को मैरिज की तरह नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप। दोनों पार्टनर्स के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि इंक्लूड करेगा इमोशनल और इंटीमेट सपोर्ट। इसके अलावा कोर्ट देखेगा कि इन दोनों पार्टनर्स के बीच में फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसा है, कैसे वो अपने फाइनेंसेस जो हैं वो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो पूल इन कर रहे हैं एक साथ, या फिर फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू शेयर्ड बैंक अकाउंट्स, एसेट्स इन जॉइंट नेम्स, या फिर लंबे समय से बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ जो है सपोर्ट कर रहे हैं। उनका फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऐसा है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज पुल इन करते हैं, ऐसा नहीं कि सेपरेटली सब चलता है। इसके बाद देखा जाएगा कि डोमेस्टिक अरेंजमेंट कैसा है, हाउस होल्ड कैसा है, कैसे घर में रहते हैं, उसका सेटअप कैसे है, कौन कितना जो है अपना इनपुट देता है, तो कैसा अरेंजमेंट है देखा जाएगा, क्योंकि उसको देख के समझ में आता है कि वो कैसे रह रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि इंटेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर जो इंटेंशन है वो साथ में रहने का है, साथ में एक हाउस होल्ड रखने का है, भले ही शादी नहीं की है लेकिन दोनों लोग साथ में रहना चाहते हैं, अपना इनपुट देते हैं, अपने फाइनेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, घर को अच्छे से रखते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो इस तरीके का जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है ये समझने के लिए कि वो शादी की तरह इस रिलेशनशिप को रख रहे हैं या फिर नहीं।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चिल्ड्रन। तो अगर जो कपल एज अ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनके बच्चे हैं, तो ये माना जा सकता है कि भले उन्होंने शादी नहीं की है लेकिन वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसके बारे में सीरियस हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो हम इन ऑल मान सकते हैं कि एक तरीके से ये मैरिज ही है। भले उन्होंने सेरेमनी की नहीं की है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका जो सेटअप है वो सिमिलर है एज मैरिज। उनके बच्चे भी हैं, तो जो बच्चे होते हैं तो और ज़्यादा वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ इट इज़ सिमिलर टू अ मैरिज। तो इस समय इंडिया के अंदर जो ये लिव इन रिलेशनशिप है वो लीगल नहीं है। अभी भी जो जुडिशरी है उनके जजमेंट आते रहते हैं कि कौन से राइट्स मिलने चाहिए, कैसे हम इन रिलेशनशिप को मैरिज की तरह देख सकते हैं, लेकिन इसे लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। एक चीज़ जो सामने आई है वो ये भी है, जो कपल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, भले वो किसी भी जेंडर के हैं, वो साथ रह रहे हैं बिना मैरिज के। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी जो एज है वो 18 ईयर्स के अबव होनी चाहिए, यानी वो एडल्ट्स हैं और वो साथ रह रहे हैं, तब भी हम उनके लिए ये सब क्राइटेरियाज भी देखेंगे। अगर जब वो एक साथ रहना चालू किए थे, यानी जब उन्होंने रिलेशनशिप के अंदर एंटर किया था और वो 18 साल से कम के थे, तो उस केस में ये जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इस तरीके के सेटअप के अंदर उन्हें नहीं माना जाएगा। सो ये जो डिबेट है ऑफ लीगलाइजिंग लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया, ये अभी भी चल रही है। जो हमारा लॉ कमीशन है उन्होंने अपनी 2017 की रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि इस तरीके की जो रिलेशनशिप है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी विद स्पेसिफिक लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इनफैक्ट काफ़ी सारे कोर्ट्स ने एडवोकेट भी किया है फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ताकि ज़्यादा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके फॉर लिव इन कपल्स। सो आई होप दिस information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's laws explained.